हेलो ऑल। सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि मल्टीपल एक्ट्स लाए गए थे ब्रिटेन के द्वारा। लेकिन सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए कि कैसे क्यों ये एक्ट लाए गए, तो थोड़ा पीछे से चलेंगे। थोड़ा मतलब हम इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि ये लाए तो लाए क्यों, किस चीज़ के लिए लाए एक्ट्स जो लाए थे। तो देखो, सबसे पहले हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई 1599 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, एक ये ट्रेडिंग वाली कंपनी थी जो यहाँ पे आके बिजनेस किया करती थी। अब देखो हुआ क्या था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बनी और ये कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई थी। 1600 में इन्होंने इंडिया में आने की सोची कि हम इंडिया में भी ट्रेड करेंगे अब। और इन्होंने उस टाइम पे एक जो वहाँ की क्वीन थी उनसे रिटन परमिशन ली, जिसको कहा जाता है चार्टर। एक चार्टर उन्होंने उनसे साइन करवाया, जिसके तहत उन्होंने यहाँ पे अपना जो भी था बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया। तो जब ये आए तब इन्होंने तीन मेजर जो इनकी जगहें थी वो थी एक बंगाल, एक मद्रास और एक था इनका बॉम्बे। इन तीनों जगहों के ऊपर इन्होंने मेन ये रखा, अपना मेन इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाई। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, विद द पैसेस ऑफ टाइम ये करप्टेड हो गए। इन्होंने काफ़ी करप्शन करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने तीन बनाई थी, लेकिन विद द पैसेस ऑफ टाइम जैसे 1750 तक आते आते 1600 से लेकर 1750 के आसपास आते आते इन्होंने बाकी जगहें को भी कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया। अपने जो भी वहाँ के राजे हुआ करते थे, जो भी किंग्स थे इंडिया में, उनसे ये थोड़ा पैसे लिया करते थे और उनकी जगह पे जाके ये बिजनेस किया करते थे। तो वैसे वैसे इन्होंने स्टार्ट किया, जिसके तहत आपको पता होगा कि बंगाल में फेमाइन पे आया था, सूखा पड़ गया था बंगाल में। फिर ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन में 1750 के आसपास आते आते वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। वो डेमोक्रेटिक कंट्री के बनने से उनको वहाँ हुआ क्या, वहाँ पे जैसे पार्लियामेंट बन गई। अब तो पार्लियामेंट में क्या हुआ कि वहाँ पे लोग जो थे अब उनके पास पावर चली गई, किंग के पास उतनी पावर नहीं रही। तो किंग के पास जब पावर नहीं रही तो वहाँ के लोग जो जो वहाँ पे वो जीत के आया करते थे, जो भी उनके नेता वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ के लिए एक्ट्स लाना स्टार्ट कर दिए कि जो भी इंडिया में करप्शन हो रही है ताकि उसको वो कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहले एक्ट जो लाया था 1773 में, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है जी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, रेगुलेटिंग एक्ट का जो मेन एम था, तो मेन एम जैसा कि हमने पढ़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको कंट्रोल करने के लिए, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी उन्होंने कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। क्योंकि ब्रिटेन से ये एक्ट पास जब हो रहा था तो ये वहाँ के लिए लागू हो रहा था और यहाँ के लिए भी। अब देखो इसमें हुआ क्या कि जो जैसा कि हमने पढ़ा कि इनकी तीन प्रोविंसेस हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो इन तीनों में ना गवर्नर्स बैठा करते थे। इन्होंने किया क्या कि जो बंगाल जो था वहाँ के जो गवर्नर थे उनको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये एग्जाम परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बने थे वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है जी। इसके बाद हुआ क्या, अब जैसे बंगाल को तो बना दिया उन्होंने सुप्रीम, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल बना दिया। अब बॉम्बे और मद्रास जो थे, जो यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, अब उन्होंने कुछ भी डिसीजन लेना होता था तो वो गवर्नर जनरल को पूछा करते थे कि हाँ जी हमें ये डिसीजन लेना है। ठीक है जी। जैसे तो इस लाइन में भी यही लिखा गया है कि जो भी बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी वो सबऑर्डिनेट होगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तहत। और इसमें एक चीज़ ये भी की गई, इन्होंने ना एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया, जो कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में बना था। और यहाँ पे ना एक जज बैठा करते थे जिनका नाम है सर एलिजे इम्फे, और साथ में उनके तीन और जज हुआ करते थे। ठीक है। अब देखो, अब जो गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल बंगाल में बैठा करते थे, उनकी ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ना उनको असिस्ट करने के लिए चार मेंबर्स पड़े। ये चारों के चारों इनको असिस्ट किया करते थे और जो भी डिसीजन लिया जाता था, जैसे कोई डिसीजन होगा, कोई लॉ आया, कोई एक्ट आया, इन्होंने यहाँ पे इंडिया के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो ये इन चारों की सहमति होना भी ज़रूरी थी। लेकिन होता क्या था कि जो इन चारों का डिसीजन होता था
वो गवर्नर जनरल के ऊपर बाइंड होता था, जिसके तहत जो है जो गवर्नर जनरल जो है वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने की बहुत सी पॉलिसीज़ थी जो जिनको वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। जैसे अब होता क्या था कि अगर ये 3 मिल जाते थे एक साइड, तो फिर वो होता नहीं था। जैसे इन्होंने कोई डिसीज़न बनाया कि हाँ, ये डिसीज़न लेना है, लेकिन इन तीनों ने अगर मना कर दी, तो फिर ये डिसीज़न इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया करता था। और देखो जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसमें कि 4 मेंबर्स हुआ करते थे असिस्ट करने के लिए, उन चारों के नाम ये हैं: फिलिप्स फ्रांसिस, क्लेरब्रिंग, मॉनसन और बारवेल। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी और उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे जो कि असिस्ट किया करते थे गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल के थे। और जो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि कलकत्ता में किया गया था और 1774 उसका ईयर था। अब देखो इससे अगला एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो इसलिए आया था ताकि जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ गलतियां रह गई हैं उनको सुधार सके। और इस एक्ट का नाम पिट्स इसलिए पड़ा था क्योंकि उस टाइम ना ब्रिटेन के पीएम थे उनका नाम था विलियम पिट। ठीक है जी। अब इसमें हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था, तो उनको वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि टोटल 24 थे। ठीक है, यही संभाला करते थे इंडिया में जो भी उनके काम हुआ करते थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स के लिए बोला गया कि सिर्फ आप लोग अब कमर्शियल अफेयर्स को ही संभालोगे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये एक नई बॉडी तैयार की इन्होंने इस एक्ट के तहत। ये इन्होंने एक नया बनाया। ये जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हुआ करते थे, ये पॉलिटिकल अफेयर जितने भी इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनको मैनेज किया करते थे। और यहाँ से देखो हमें पता चलता है कि डबल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिश भी हुई यहाँ से डबल गवर्नमेंट बनी। क्योंकि देखो अब हुआ क्या, अब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गए और एक हो गए आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इनके तो डबल गवर्नमेंट ऐसे चली फिर यहाँ पे। अब देखो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 कमिश्नर्स हुआ करते थे जिनको अपॉइंट करता था किंग, जो कि ब्रिटेन में बैठा करते थे। ठीक है जी। तो ये 2 चीज़ें तो हमने पढ़ ली। अब तीसरी चीज़ है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन गवर्नर जनरल काउंसिल वाज रिड्यूस टू 3। तो देखो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर हुआ करते थे पहले, जिसमें क्या होता था कि अगर उनमें से 4 में से अगर 3 हाँ कर देते थे किसी चीज़ के लिए तो फिर उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, क्योंकि वो बाइंड था उनका जो था। लेकिन इसमें क्या किया गया, उन चारों की संख्या को घटा के 3 कर दिया गया। अब इसमें से अगर 2 भी मिल जाते हैं इनके साथ तो वो हो जाया करता था, मतलब काम जो था वो इम्प्लीमेंट कर सकते थे जो थे गवर्नर जनरल जो थे। तो इस एक्ट्स में ये भी चीज़ें अच्छी हुई कि हाँ ठीक है, रिड्यूस कर दिया। अब इससे अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। लेकिन इससे पहले ना एक एक्ट और आया था, चार्टर एक्ट 1793। उसमें क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो मोनोपोली थी उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था, जो कि 1813 में हुए थे उनके 20 साल। अब इसमें क्या किया, 1813 में भी इन्होंने 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी इनकी मोनोपोली और उसको बढ़ा दिया 1833 तक। और साथ में इस एक्ट में इन्होंने क्या किया, जैसे अभी इन्होंने इंडिया में देखा कि इंडिया में उस टाइम पे एजुकेशन इतनी नहीं थी, तो इंडिया में जितने भी इंडिया के एजुकेशनल सब्जेक्ट्स थे, जो भी साइंस था, लिटरेचर था, उनको प्रमोट करने के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए ईयरली फंड देना स्टार्ट किया कि 1 लाख रुपीज़ देंगे और ईयरली फंड करेंगे इंडियंस के लिए, ताकि उनका जो लिटरेचर है और जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं ताकि वो प्रमोट हो सके। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इंडिया में एक और चीज़ जो इस एक्ट के तहत आई कि जो भी क्रिश्चियंस वगैरह जो थे उनको इंडिया में रहने के लिए अनुमति दे दी, और उनको ये कहा गया कि आप एक लाइसेंस के अंडर इंडिया में रह सकते हैं। तो देखो चार्टर एक्ट 1813 में भी यही हुआ था। सिर्फ इतना सा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो मोनोपोली थी वो 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दी गई, और इंडियंस के लिए इंडियन सब्जेक्ट्स या उसके लिटरेचर्स के लिए 1 लाख रुपये इन्होंने सालाना फंड देना स्टार्ट किया ताकि उनके जो सब्जेक्ट लिटरेचर है उनको हम प्रमोट कर सकें। और तीसरी चीज़ ये हुई थी इसमें कि जो क्रिश्चियंस थे उनके लिए
उनको कहा गया कि अगर आपने इंडिया में सेटल होना है या वहाँ पे रहना है तो आप वहाँ पे अंडर लाइसेंस रह सकते हैं। अब इससे अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1833। अब देखो चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ, इन्होंने सेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट कर दी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि देखो सबसे पहले क्या था कि तीन हमारी प्रोविंसेस थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। सेंट्रलाइजेशन तो जैसा कि आपको पता है 1773 एक्ट में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि देखो जब इन दोनों की पावर भी यहाँ चलेगी तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही सेंट्रलाइजेशन कर दी, क्योंकि सारी पावर्स एक जगह इकट्ठी कर दी। और विलियम बेंटिक जो थे वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। अब इसमें देखो दूसरी चीज़ क्या हुई, जैसा कि हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की अपनी काउंसिल्स हुआ करती थी, वैसे ही गवर्नर्स की भी अपनी काउंसिल्स हुआ करती थी। इस एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया कि उन काउंसिल जो भी इनकी पावर्स थी गवर्नर्स की, उनको उनसे छीन लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, उनको उनसे छीन लिया और सारी जितनी भी पावर्स थी वो सारी जो गवर्नर जनरल बने इंडिया के उनको दे दी, कि जो भी अब आप रूल करोगे, जो भी आप एक्ट बनाओगे वो सारा उन्हीं के पास रहेगा। और जो भी प्रोविंसेस में होगा जहाँ पे गवर्नर्स बैठे हैं उनके लिए भी अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वही करेंगे, अब उनके लिए जो भी करेंगे। और देखो इस एक्ट में एक चीज़ ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपली थी, यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला कि आपको 20 साल बढ़ाएंगे या कब तक रखेंगे, तो ये भी मतलब एक इससे इन्होंने ख़त्म ही कर दी। अब लास्ट चीज़ इसमें क्या हुई थी कि यहाँ पे इंडियंस के लिए एक रिक्रूटमेंट सिस्टम स्टार्ट करने के लिए सोचा था इन्होंने, एक अटेम्प्ट था ये इंट्रोड्यूस करने के लिए, सिलेक्शन सिस्टम जैसे सिविल सर्वेंट्स वगैरह जो बना करते थे। लेकिन इसको ना ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, बस इन्होंने यहाँ पे सोचा और बस यहीं पे छोड़ दिया, इसको यहाँ पे ही इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए थे। तो देखो हमने आज इतना ही पढ़ा, इस एक्ट के बारे में भी आपको शायद समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा 1773, जिसमें हमें ये पता चला कि जो गवर्नर थे बंगाल के उनको गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का। और वॉरेन हेस्टिंग जो थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो उनकी सबऑर्डिनेट हो गई थी। और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो खुला था वो खुला था कैलकाटा में 1774, और जो उनके चीफ जस्टिस थे वो बने थे सर एलिजे इम्पे, साथ में उनके 3 अदर जजेस भी हुआ करते थे। और गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें कि 4 मेंबर्स हुआ करते थे, और जो उन 4 मेंबर्स का डिसीजन होता था वो बाइंड होता था गवर्नर जनरल के ऊपर। दूसरा एक्ट पढ़ा हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें देखो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको कमर्शियल अफेयर्स के लिए मैनेज करने के लिए कहा गया, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पॉलिटिकल अफेयर संभाला करता था। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उनकी संख्या कम करके 3 कर दी। 1813 चार्टर एक्ट, इसमें मोनोपली को बढ़ा दिया था 20 साल के लिए, और इंडियंस के लिए 1 लाख रुपए का फंड देना स्टार्ट किया उनके लिटरेचर के लिए। और जो मिशनरीज थी उनको अगर इंडिया में रहना है तो उनको कहा गया कि आप एक लाइसेंस के अंडर रह सकते हैं। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें सेंट्रलाइजेशन कर दी इन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने थे हमारे वो बने थे विलियम बेंटिक। और जो गवर्नर्स की पावर्स थी उनको ख़त्म कर दिया इन्होंने, और जितनी भी पावर्स थी वो सारी गवर्नर जनरल के पास चलेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को यहाँ पे इन्होंने ख़त्म कर दिया, और साथ में इन्होंने रिक्रूटमेंट सिस्टम के लिए एक ओपन कंपटीशन सोचा था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है जितने भी एक्ट्स बचते हैं आगे के वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।